आज की इस वीडियो में हम लोग न्यू चैप्टर डिस्कस करने वाला है। इसका नाम है इंडेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल जिसको हम लोग कहते हैं समाकलन, हिंदी में समाकलन कहा जाता है। तो समाकलन दो प्रकार के हैं, एक अनिश्चित और एक निश्चित। तो पहले आपको अनिश्चित पढ़ना यानी कि इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ना है। जब इंडेफिनिट इंटीग्रल आप सीख जाते हैं तब आपको डेफिनिट इंटीग्रल बताया जाता है, अर्थात निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन और अनिश्चित समाकलन पहचान आपको ये है कि उसमें लिमिट लगी होती है और इसमें लिमिट नहीं लगी। एक चीज आप यहाँ पर देखेंगे इंटीग्रल का साइन, तो इंटीग्रल का साइन देखिए ये साइन कैसे बना हुआ है। तो आप जानते हैं कि इंटीग्रल का जो काम है, किसी चीज को जैसे डिफरेंशिएट करते हैं तो वो कम होता चला जाता है, और जब इंटीग्रल करते हैं तो वो जगह चित्ता बढ़ता जाता है। तो इंटीग्रल का मतलब हम लोग प्लस से लेते हैं और डिफरेंशिएशन का मतलब माइनस से लेते हैं। भाई माइनस करते चले जाएंगे तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, अब प्लस करते चले जाएंगे तो लगातार कोई चीज बढ़ती चली जाएगी। तो प्लस से चूंकि लिया जाता है और प्लस यानी कि जोड़ने को क्या कहते हैं अंग्रेजी में सम। तो सम का पहला अक्षर क्या है एस। तो इसी एस का विकृत रूप जो है वो ये, तो आपको दिखाई भी दे रहा होगा लगभग एस के तरीके। तो ये विकृत रूप है, तो ऐसा नहीं कि आप एस ही बनाना शुरू कर दें, हम यही चीज बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेडिशन पे आ चुका है, ठीक है। ये संकेत जो है सभी लोग इसी को समझते हैं, ठीक है। तो खैर ये तो रही संकेत की बात। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि इसमें बेसिक फॉर्मूला की चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, उसको सही कर देते हैं। तो जब हम लोग फार्मूला यहाँ पर देखेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों के फार्मूला एक साथ देखेंगे, क्योंकि आप इसके फार्मूला अलग से नहीं आपको याद करने हैं, जो पहले से आपको याद है डिफरेंशिएशन के लिए फार्मूला, उन्हीं में आपको कुछ सुधार करना है और उन्हीं की सहायता से आपको इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो इसके पहले कि हम ये फार्मूला डिस्कस करें, कुछ एक बात और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम ये कहें इंटीग्रल का काम ये होता क्या है। तो इंटीग्रल जो है एक प्रतिलोम क्रिया है। जैसे आप जानते हैं कि हमने कहा कि साइन पाई/6 का मान था, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहते हैं कि 1/2 होता है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि साइन 1/2 कब होता है, तो आप कहते हैं कि पाई/6 एक न्यून कोण है जिस पे हो जाता है, ठीक। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि हम जब साइन थीटा का अध्ययन करते हैं कि एक सीधी प्रक्रिया हो गई, और जब साइन इनवर्स एक्स का अध्ययन करते हैं तो वो एक प्रतिलोम हो गई। तो प्रतिलोम फलन जो है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो इंटीग्रल है वो क्या है, प्रतिलोम। तो डिफरेंशिएशन की जो क्रिया है उसका उल्टा कर दिया जाए उसी क्रिया को, तो क्या कहा जाता है, इंटीग्रल, जिसको हम लोग समाकलन। तो आइए उल्टा किस प्रकार से, आइए इसको समझते हैं। तो देखिए जैसे आपके सामने कुछ एग्जांपल लिखे हुए डिफरेंशिएशन के, तो डिफरेंशिएशन के कुछ एग्जांपल जैसे हमने लिखा है x की पावर 5, x की पावर 5 का हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे आएगा, क्या कितना आएगा, तो 5x की पावर 4 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि आप जानते हैं x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1, उसी सूत्र से क्या हो जाएगा, 5x की पावर 4 हो जाएगा। हम अगला क्वेश्चन करते हैं, x की पावर 5 + 7 है, तो इसमें अब आप जानते हैं 7 का तो कुछ होना नहीं, 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसका रिजल्ट उतना ही आएगा। x पावर 5 - 1/2 करते हैं तो 5x की पावर 4 हो जाता है, तब भी वही आएगा। तो आपने देखा है तीनों में वही उत्तर आ रहा है। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई कांस्टेंट आगे प्लस में या फिर माइनस में जुड़ा हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर प्लस में c कुछ भी हो, एनी कांस्टेंट, देन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 5x की पावर 4। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि इंटीग्रल क्या है, एक प्रतिलोम क्रिया है, यानी उल्टी क्रिया हम कर रहे हैं। मतलब उल्टी क्रिया करने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आता है, तो आप बताते हैं 5x की पावर 4। फिर हमने आज पूछा x की पावर 5 + 7 का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आता है, तो आपका उत्तर है कि 5x की पावर 4 है। उसी प्रकार इसका ये आता है, इसका भी वही आता है। लेकिन अगर हम इसी में आपसे ये पूछें कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 5x की पावर 4 आता है, हमने पूछा किसका डिफरेंशिएशन करने पर 5x की पावर 4 आता है, तो आपके पास कई उत्तर होंगे, कोई ये उत्तर देगा, कोई ये उत्तर देगा, कोई ये उत्तर देगा, कोई ये उत्तर देगा, लेकिन अनंत उत्तर हैं, आप अनंत प्रकार से उत्तर दे सकते हैं और सभी के आंसर सही भी, क्योंकि अगर उनमें से जो भी आंसर
आंसर देंगे उनका अगर किसी का भी डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, चेक किया जाए कि उतना आता है कि नहीं आता, तो इतना ही आएगा। तो ये प्रतिलोम क्रिया में क्या है कि जब हमारे पास हम ये कहते हैं कि आप किस चीज का डिफरेंशिएशन करेंगे, किस फलन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो 5 आ जाएगा। तो आपके पास बहुत से विकल्प हो जाते हैं। तो हम अपने आंसर में कभी भी बहुत से विकल्प नहीं रखेंगे, कोई ऐसा विकल्प रख दिया जाए जो सर्वमान्य हो, जिसके गुण जो है सभी के गुण इसमें सम्मिलित हो जाए। तो क्या है, जैसे हम यहाँ पर किसी से ये कहते हैं कि 5 जो है वो डिफरेंशिएशन करने पर आता है, वो फलन है कौन सा फलन है, s5 + c। अगर s5 + c का डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5 आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि किसका डिफरेंशिएशन करने पर 5 आता है, तो हमारा जो परफेक्ट आंसर है वो ये होगा, s5 + c का डिफरेंशिएशन अगर कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब यहाँ c की अगर हम बात कर लेते हैं तो c एनी कांस्टेंट, यानी कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो आप कोई इसमें 0 रख दे, कोई 7 रख दे, कोई -1/2 रख दे, या कोई भी रियल नंबर यहाँ पर रख दे, तो सभी के लिए बात क्या हो जाएगी, सत्य हो जाएगी। तो आप यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा बेस्ट आंसर क्या है। ये हमसे अगर कोई पूछता है कि 5/4 किसका डिफरेंशिएशन करने पर आता है, तो बेस्ट आंसर हमारे पास है s5 + 7। ठीक है, तो अब आप ये समझ गए कि c का क्या मतलब है। चूंकि अभी हम बता भी चुके हैं कि इंटीग्रल क्या है, उल्टी क्रिया है, प्रतिलोम क्रिया है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि जब 5/4 का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, तो कितना आएगा, s5 + c आएगा। इसीलिए आपने देखा यहाँ पर जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं उन सभी में इसका इंटीग्रल किया गया +c, सभी में +c जुड़ा हुआ। तो अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं कि +c जोड़ने का क्या अर्थ है। और यहाँ पर c जो है वो क्या कहलाता है, इंटीग्रल कांस्टेंट, समाकलन नियतांक। ठीक है, इसका लगना क्यों जरूरी है उसके बारे में हमने यहाँ पर आपको बता दिया है कि हम ये क्या है, डिफरेंशिएशन की प्रतिलोम क्रिया उल्टी क्रिया है। तो उल्टी क्रिया में हमारे पास बहुत से आंसर आ रहा है, तो बहुत से आंसर में बेस्ट आंसर क्या है, आपका +c जोड़ दो। ठीक है, ये बेस्ट आंसर है, क्योंकि फिर उसमें आप चाहे तो c के स्थान पर कोई विशेष मान रख सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब आप फार्मूला भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो देखिए आप जानते हैं s पावर n का डिफरेंशिएशन करने पे कितना आता है, n s की पावर n-। अब यहाँ पर हमसे फिर से कोई पूछे, उल्टा क्वेश्चन पूछे कि ये बताइए कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर n s की पावर n-1 आता है, तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा, इसकी पावर n। ठीक है, इसको हम आपको बता भी सकते हैं, प्रमाणित करके भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब सूत्र के रूप में आपको अगर ये है कि आप ये याद कर लीजिए कि n s/n-1 का इंटीग्रल करने पर s/n + c आता है, तो आपको थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसीलिए कठिन आपके लिए ना रहा है, एक सरल चीज ये बना दी गई कि s/n का जो इंटीग्रल होता है वो कितना होता है, s/n + 1/n + 1 + c, जहां n का जो मान होगा वो -1 के बराबर नहीं होगा। तो हालांकि हमें इसको भी याद कर सकते हैं हम कि n s/n-1 का इंटीग्रल कितना होता है, s/n। लेकिन हमारा काम सरल हो जाए, इसको याद करना कठिन है, इसीलिए आपको तो फार्मूला याद करने के लिए कहा जाता है। तो आपको कहा जाता है कि ये याद करिए, s/n का इंटीग्रल करने पर कितना आ जाएगा, s/n + 1/n + 1 + c। ठीक है, अब हाँ, अगर हम कोशिश करें कि हम ये चाहें अब इसमें चेक करें कि इसका इंटीग्रल करने पर ये आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आएगा। हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग के द्वारा ये सिद्ध कर देंगे कि n s/n-1 का इंटीग्रल करने पर कितना आता है, s/n आता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ सिद्ध भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास सूत्र क्या है, s/n का इंटीग्रल का s/n + 1/n + 1 + c। यहाँ n का मान -1 नहीं होना चाहिए, -1 छोड़ करके कोई भी रियल नंबर हो सकता है। आप ये मत समझिए कि n जो है यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर लिखा जा रहा है, n कोई भी रियल नंबर हो सकता है सिवाय किसके, -1। ठीक है, अब इसी सूत्र से हम देखेंगे कि इसका इंटीग्रल करने पर s/n आता है कि नहीं। देखिए हमारे पास इंटीग्रल करने के लिए किसका इंटीग्रल करना है, हमें n s की पावर n-1 का, और ये चेक करना है कि कितना आना चाहिए, s की पावर n आना चाहिए। ठीक है, अब किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, x के रिस्पेक्ट में। तो ये बताने के लिए कि x के रिस्पेक्ट में किया जा रहा है, यहाँ क्या लगा देते हैं, dx। तो अगर dx लिखा हुआ तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि dx का मतलब क्या हुआ है कि जो डिफरेंशिएशन किया गया तो वो x के रिस्पेक्ट में किया गया। तो जाहिर सी बात है कि जब उसकी उल्टी क्रिया करेंगे तो भी आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो कांस्टेंट है गुणांक के रूप में आ गया n, तो n को आप बाहर कर दीजिए। n का तो होना है, किसका होना है, s की पावर n-1 का होना है। और
इस सूत्र के अनुसार देखिए, अगर यहाँ n है तो कितना बन जाता है, इस पावर में n प्लस 1 हो जाता है, और जो ऊपर पावर है वही आपके हर में आ जाता है, प्लस का c हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, n माइनस 1, तो पावर में क्या होगा, 1 जुड़ जाएगा, और यही चीज हर में भी आ जाएगी, प्लस का c आप लगा देते हैं। ठीक, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, n s की पावर n अपान n प्लस c कैंसिल हो गया, इस बार n प्लस c। अब c तो आपको हमने बताया कि c क्यों जोड़ दिया जाता है, कांस्टेंट है। तो आपने देख लिया, अगर हम इसका इंटीग्रल करते हैं n इसकी पावर n माइनस 1 का, तो कितना आ जाता है, इसकी पावर n हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन अब चूंकि इसको याद करना कठिन है, तो इसीलिए इसको सरल तरीके से याद करने के लिए आपको कहा जाता है कि आप ये याद कर लीजिए कि इसकी पावर n का इंटीग्रल करने में कितना आ जाता है, इसकी पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। तो आपको ये याद, आइए यहाँ पर भी हम प्रयोग करके देख लेते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करने में कितना आता है कि नहीं। ये तो कंफ्यूजन हमने दूर कर दिया कि इसका इंटीग्रल करने पर ये आता है, तो अब यहाँ पर भी कंफ्यूजन दूर कर लिया जाए कि इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये आना चाहिए। तो आइए करके देख लेते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है किसका, s की पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस c। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो उत्तर कितना आना चाहिए, s की पावर n आना चाहिए। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। इसमें कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो दोनों पदों का अलग अलग करेंगे, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। लेकिन 1 अपान n प्लस 1 तो गुणांक में है, तो गुणांक तो आप करना नहीं होता, किसका करना है, आप s की पावर n प्लस 1 का करना है। ठीक है, और रही बात प्लस c की, तो जो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसमें प्लस का हो गया कितना, 0। अब देखिए s की पावर n प्लस 1 का फार्मूला आपको मालूम है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, s की पावर n का n s की पावर n माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1, और s की पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस 1 माइनस 1 मतलब केवल n बचेगा। ठीक है, और ये n प्लस 1 से ये n प्लस 1 कैंसिल हो जाता है, तो कितना आ गया, s की पावर n। तो यहाँ पर ये भी बात स्पष्ट हो गई आपके सामने, इसका डिफरेंशिएशन करने पर s की पावर n आएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि s की पावर n का इंटीग्रल करने पर कितना आता है, ये रिजल्ट प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने पहला सूत्र समझ लिया कि डिफरेंशिएशन का सूत्र था और ये इंटीग्रल का। हमने इसी सूत्र से इस सूत्र को प्राप्त किया है, लेकिन आपको दिखाई कुछ अलग देता है, तो दिखाई लिखने का तरीका इसलिए थोड़ा बदल दिया गया, फलन इसलिए चेंज कर दिया गया क्योंकि हमें याद करने में सरल होता है। अब आगे के जितने भी फार्मूला वहां तो आपको सीधे सीधे वहां पर आप कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, केवल पहला जो फार्मूला है उसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बाकी अन्य जितने भी सूत्र आप देख रहे हैं आपके सामने लिखे हुए सब में कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम कहते हैं e की पावर इसका इंटीग्रल करने पर कितना, डिफरेंशिएशन करने पर कितना आता है, e की पावर x आता है, तो e की पावर इसका इंटीग्रल करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा। देखिए, अब प्लस c तो लगना ही लगना है, उसमें तो हम बार-बार उसका जिक्र नहीं करने वाले हैं। फिर log x बेस e जब होता है, अगर केवल भी log x लिखा है तो अंडरस्टूड है कि बेस e ही होगा, तो उसका इंटीग्रल करने पर कितना आ जाता है, 1 अपान x आ जाता है। तो जाहिर सी बात है 1 अपान x का जब इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, log ऑफ मॉड x। तो मॉड इसलिए कर लिया जाता है क्योंकि log जब लिया जाता है तो किसी ऋणात्मक संख्या का log नहीं लिया जाता, धनात्मक संख्या का लिया जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, मॉड। log ऑफ मॉड x प्लस sin इसका डिफरेंशिएशन करने पर क्या आता है, cos x, तो इसीलिए cos इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आता है, sin। आपको ऐसे याद कर लेना है, cos इसका डिफरेंशिएशन करने पर आता है माइनस का sin, इसलिए sin इसका डिफरेंशिएशन करने पर कितना आ जाता है, माइनस। देखिए अगर हम माइनस sin इसका इंटीग्रेशन करें तो प्लस का cos x आएगा, लेकिन अगर हम माइनस हटा दें तो माइनस हटा देंगे तो उत्तर में हमारा माइनस आ जाएगा। तो अगर आप माइनस पहले से लेके चलेंगे तो यहाँ नहीं आएगा, और अगर यहाँ नहीं लेके चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। तो माइनस वाली बात तो समझ गए आप कि माइनस साइन से करेंगे तो इंटीग्रेशन कितना आएगा, cos। लेकिन हम अलग से याद रखें माइनस साइन से कितना होता है, इससे अच्छा तो यही कि आप साइन से याद करिए। तो साइन से कितना आता है, माइनस का cos। tan इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन करने पर sec स्क्वायर। जाहिर सी बात है कि sec स्क्वायर इसका इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, tan। ठीक है, इसी प्रकार जो है cot इसका कितना आता है, माइनस में cosec स्क्वायर x, माइनस हटा दीजिए तो माइनस उत्तर में आपके आ जाएगा। और आप याद कर लीजिए कि cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रल करते हैं तो कितना आता है, माइनस में cot x। ठीक है, sec x का डिफरेंशिएशन करने पर कितना आता है, sec x into tan। जाहिर सी बात है कि जब sec x into tan इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec x। ठीक है, प्लस c तो आपको याद रखना है। cosec x का क्या होता है, माइनस में cosec x into cot x, तो फिर जब cosec x into cot x करेंगे तो माइनस में cosec x आ जाएगा। ठीक है,
उसी प्रकार से आप देखते हैं कि साइन इनवर्स x का जब डिफरेंशिएशन किया जाता है तो 1/√1 माइनस x स्क्वायर आता है। तो इसीलिए जब हम 1/√1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रल करते हैं तो कितना आता है, साइन इनवर्स x आता है। अब कोई ये भी यहाँ पर कह सकता है कि जब हम लोग cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/√1 माइनस x स्क्वायर हो जाता है। तो हमने ये भी क्यों नहीं कहा कि 1/√1 माइनस x का इंटीग्रल करने पर माइनस में cos इनवर्स आएगा, cos इनवर्स x आएगा। तो हाँ बिल्कुल आपका जवाब सही है। आप यहाँ पर जहाँ साइन इनवर्स x लिखा हुआ है आप वहाँ लिख सकते हैं माइनस में cos इनवर्स x प्लस c, आपको वो भी उत्तर सही है। लेकिन यहाँ पर हम केवल वही लिख रहे हैं जो प्रचलित है। tan इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन करने पर 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसीलिए 1/1 प्लस x स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो कितना आ जाता है tan इनवर्स x। यहाँ पर भी लोग कह सकते हैं कि जब हम cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो -1/1 प्लस x स्क्वायर आता है। अर्थात अगर हम ये भी तो कह सकते हैं कि 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रल करने पर माइनस में cot इनवर्स x आएगा। तो बिल्कुल आप कह सकते हैं, आपका उत्तर वो भी सही है कि आप यहाँ पर उत्तर लिखा हुआ है यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस c, तो वहाँ पर आप अपना उत्तर दे सकते हैं माइनस में cot इनवर्स x प्लस, तो आपका वो भी उत्तर। एक और बच रहा है आपका सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करने पर आता है 1/x√x² माइनस 1। इसीलिए जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं 1/x√x² माइनस 1 का तो कितना आ जाता है सेक इनवर्स x। यहाँ पर भी वही बात है, आप जानते हैं cosec इनवर्स x का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं केवल माइनस आ जाता है, तो माइनस में 1/x√x² माइनस। आप ये भी कह सकते हैं यानी कि 1/x√x² माइनस 1 का जब इंटीग्रल करेंगे तो कितना आएगा माइनस में cosec इनवर्स x प्लस c। ये भी बात सब ठीक है। लेकिन आप ये केवल बेसिक फॉर्मूला, आपके फॉर्मूला की संख्या बहुत अधिक है, ये तो केवल आपको पहले एक दो चीजें आपकी इससे हो जाएंगे कि केवल आप ये सीख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन का फॉर्मूला किस प्रकार से बना हुआ है। केवल इतने फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलने वाला, अभी बहुत से फॉर्मूला आपको ऐसे हैं जो याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ बताने में हमें संकोच नहीं है कि डिफरेंशिएशन आपका आसान था और इंटीग्रेशन आपका कठिन, इसलिए आपको ये अनुमान लगा लेना है कि डिफरेंशिएशन सीखने में आपने जितनी मेहनत की है उससे 3 गुना ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन सीखने में। इसके बहुत से कारण हैं, जब आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये बात अपने आप स्पष्ट हो जाएगी कि हाँ इंटीग्रेशन में आपको सीखने के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता। इसीलिए कोई भी आप लापरवाही ना करें, बहुत मन लगा के काम करें और सभी चीजों को जैसे बताया जाए उसी प्रकार से आप उन चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा लिख करके कोशिश करें, कहीं तो लिखने में मिस्टेक ना हो या कोई मिस्टेक आपकी ना। हाँ अब एक बात यहाँ पर और बताना है आपको कि जैसे हम जानते थे कि 1 लिखा हो 2 लिखा हो 3 लिखा हो तो उसका जब डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना आ जाता है 0 आएगा। तो आपके अंदर क्वेश्चन होता है कि भाई 1 जब 1 हो 2 हो 3 हो तो उसको हम तो इनटू 1 भी तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आप 2 का डिफरेंशिएशन करिए तो ये भी तो कर सकता है कि आप मान लीजिए 2 × 1 ऐसे भी कर दीजिए, ठीक उत्तर तो वही आएगा। इसीलिए हम केवल इतने का आपको बता रहे हैं, इसको संदर्भ में लेकर के बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि 1 का जो डिफरेंशिएशन करना तो कितना आता है 0 आता है, परंतु यहाँ कंफ्यूज ये मत हो जाइए कि 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी 0 ठीक है। इस बात को आप याद रखना, 1 का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने पर 0 आता है, लेकिन कांस्टेंट का या फिर 1 का इंटीग्रल करेंगे तो 0 क्या आएगा, कैसे आएगा। जैसे हमारे पास कभी कभी ये बन जाता है कि हम dx लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ dx मतलब क्या 1 छुपा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ 1 dx। मान लो यहाँ 7 लिखा, ठीक है, तो आप यहाँ 7 लिख दीजिए या 7 बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर किया डिफरेंशिएशन के समय हमें 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो हमने चाहे तो हम ये लिख दें या फिर 2 को अलग कर लें, अंदर क्या लिख दें 1 लिख दें, उत्तर तो वही है। इसका भी आपका 0 आएगा उत्तर, इधर का भी उत्तर 0 आएगा। तो ठीक वैसे इंटीग्रेशन में भी है, आप यहाँ जैसे आपका कुछ नहीं लिखा है तो आप 1 मान लेते हैं, मान लो यहाँ 7 लिखा हो तो आप यहाँ भी 7 लिख सकते हैं, या 7 तो आप पहले लिख लीजिए यहाँ पर 1 लिख लीजिए, ठीक। अब 1 का जब हम लोग इंटीग्रल करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो उत्तर क्या आएगा हमारा x। कैसे आएगा ये देखते हैं। 1 को लिख सकते हैं देखिए x पावर 0,
की पावर 0। अब यहाँ पर सूत्र कौन सा काम करने वाला है आपका, पहले वाला s की पावर n dx का क्या हो जाएगा आपका x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 प्लस n के स्थान पर यहाँ कितना बन रहा है आपको 0, अर्थात x पावर 0 प्लस 1 अपान 0 प्लस 1 प्लस का चिन्ह जोड़ना ही है। अब 0 प्लस 1 मतलब 1 होता है, अर्थात x पावर 1 अपान 1, अब इसकी पावर 1 का मतलब x ही आप लिख सकते हैं, इसलिए समझ गए आप कि 1 का इंटीग्रल करते हैं कितना आ जाता है, x आ जाता है। ठीक है, तो अब आप समझ लीजिए कि यहाँ x ही क्यों आया, y क्यों नहीं आ गया, z क्यों नहीं आ गया, क्यों, क्योंकि हमने किसके रिस्पेक्ट में किया है, x के रिस्पेक्ट में किया है। तो अगर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y आ जाएगा, और जिस भी चर राशि के सापेक्ष करेंगे तो वही चर राशि वहां पर हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब लगभग सभी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं हमारी। हाँ, एक बात और यहाँ पर क्लियर कर देना चाहते हैं कि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिरकार ये 1 अपान इसका जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो यहाँ पर ये वाला सूत्र क्यों नहीं लगा है। तो ये 1 अपान इसका जब हम लोग इंटीग्रल करते हैं तो ध्यान दीजिए कि 1 अपान x जो है उसको अगर हम ये ऐसा लिखें पावर के रूप में तो इसकी पावर -1 लिख देते हैं ना, और यहाँ पर मना कर दिया गया है आपको कि n का मान -1 नहीं, कारण यह है कि अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखो -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो हर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है 1 अपान इसको आप भले ही x पावर -1 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला ये वाला अप्लाई क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर आपको मना कर दिया गया है n की वैल्यू -1 के बराबर नहीं। तो ठीक है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बेसिक फार्मूला जो थे उनकी जानकारी दी गई है, किस प्रकार से डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन की क्रियाएं आप समझ गए। ठीक है, तो अब आप बेसिक क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। आई होप कि आपको सारी चीज समझ में आई होंगी।